So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ लक्ष्य क्लासेस एंड PJ नर्सिंग हब। गाइस वीडियो में बात करेंगे आज की जो लाइव क्लास होने वाली है उसमें अपन बात करेंगे आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से पिछला जो स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था पुराने साल में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर जो है आज अपन सॉल्व करेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन लेंगे, आपको पता चल जाएगा पेपर आता कैसा एक्चुअली, यानी कि आपको जो है पूरी सूचना हमने दे दी थी टेलीग्राम चैनल में कि आज जो है ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर का, जिसमें आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अपन डील करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे पेपर आता है और ये 100 क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि एक्चुअली में पेपर आता कैसे है। वैसे हमेशा क्लासेस होगी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और जितने भी साथी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो जो है फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ अपडेट के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी भी हम करवा रहे हैं। चलिए आज का क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं विभिन्न प्रकार की पूर्व सूचनाएं और सभी पीडीएफ्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस को आप अभी जो ज्वाइन करें, लिंक टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके आप ज्वाइन कर लें। चलिए आज के दिन का पहला क्वेश्चन अपन वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी अभी मैं आपको जो है आपके साथ साझा करता रहूँगा इस वीडियो में, तो आप पूरा जो है शुरू से लेकर अंत तक देखें, पूरा पेपर अपन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन था उस पेपर का जो आपके आरआरबी प्रीवियस ईयर पेपर का ये पहला क्वेश्चन था, वो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर लिखा था व्हाट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज गोइटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से गोइटर यानी कि जो घेंगा रोग, हिंदी में जिसको अपन घेंगा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश काफ़ी अच्छी लैंग्वेज लग रही है मुझे, तो गोइटर जो है किसकी कमी से होता है ये पूछा गया था। आयोडीन, प्रोटीन, कैल्शियम एंड कार्बोहाइड्रेट। तो अच्छे से जो है अपन देखेंगे, इसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी लोगों को जो है आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, ठीक है। प्रोटीन की कमी से जो है एक बीमारी होती है बच्चों में जिसको अपन क्वाशियोकर के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डील करवाने वाला हूँ, तो आप जो है पूरा वीडियो देखना और अच्छे से जो है इसको ध्यान लगा कर राशनल के साथ में मैं आपको करवा रहा हूँ। तो प्रोटीन की कमी से जो होता है उसको क्वाशियोकर जो कि छोटे बच्चों में होती है। एक होती है प्रोटीन प्लस एनर्जी, प्रोटीन एंड एनर्जी दोनों की कमी से। और एनर्जी में कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ प्रोटीन की कमी से होती है उसको कहते हैं क्वाशियोकर, और एनर्जी में यदि देखा जाए या फिर पूछा जाए प्रोटीन प्लस एनर्जी, या ऐसा पूछ लिया जाए कि सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट जितने भी होते हैं ना, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इनकी कमी से जो होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट की कमी से जो होता है उसको अपन कहते हैं मरासमस, ठीक है, मरासमस। ये दो बीमारियां आपको याद में रखनी है, बहुत सारे क्वेश्चन इन दो बीमारियों से आते हैं। मरासमस में बच्चा मरा सा दिखता है, ठीक है, इससे आप ट्रिक से याद रखते हैं। मरासमस में मरा बच्चा दिखता है। सबकुटेनियस फैट जो होती है उसका लॉस हो जाता है, ठीक है, सबकुटेनियस फैट जो होती है वो चली जाती है, और इसमें जो है आपके कलर्ड हेयर होते हैं, ठीक है, कलर्ड हेयर। अब क्वाशियोकर की बात करें, क्वाशियोकर में जो है पिडिंग एडिमा पाया जाता है। शरीर में जो है वाटर की रिटेंशन के कारण पिटिंग एडिमा होता है, क्योंकि प्रोटीन की कमी हो जाती है तो वहाँ पर जो है वाटर का रिटेंशन होता है। और एक इसमें देखने को मिलता है ब्रिटल हेयर, ठीक है, ब्रिटल हेयर, सनसेट आई वगैरह सारी चीज़ें, और मून लाइक फेस इसमें देखने को मिलता है। जबकि जो मरासमस का बच्चा होता है उसमें जो है मंकी लाइक फेस देखने को मिलता है। सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब बात अपन यहाँ पर पूछा गया था कि गोइटर किसके कारण होता है, तो वो होता है आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग गोइटर कहलाता है, ठीक है। कौन सा? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गोइटर। सभी के एकदम सही आंसर आए। कमेंट बॉक्स में सभी लोगों का जो है हाजिरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी लोग जो है फटाफट से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे, और जितने भी साथी नए जुड़े उनको बता दूं हमेशा क्लास होगी। आज आरआरबी का पुराना पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली पेपर आता कैसा, ठीक है। तो आप जो है पूरा पेपर देखें अच्छे से। और आरआरबी के आज ही फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जिसकी लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल में दे दी है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करके आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लास से सर्च करके आप ज्वाइन करके टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर जो है आपको पूरा लिंक वगैरह मिल जाएगा। आगे भी बहुत सारी समस्याएं आएगी, उनको भी अपन सॉल्व करते रहेंगे। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पीजे लक्ष्य क्लासेस के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक ड्यूटी। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर नर्सिंग ड्यूटीज़ या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज से क्वेश्चन है। विच इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक ड्यूटी। कौन सा जो है प्रोसेस असाइनिंग स्पेसिफिक ड्यूटी का है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन एंड डेलीगेशन। बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत सारे आते हैं आरआरबी में, और आप सब लोगों को पता होगा कोई ज़्यादा बुक जो है इनके बारे में देती नहीं है। तो इसके लिए हमने पीजे क्वेश्चन बैंक, जी हाँ, पीजे क्वेश्चन बैंक जो है बना दी है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आरआरबी और DSSB में
हो चाहे और जितनी भी भर्तियां हैं उनमें आने लायक 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि 54 क्वेश्चन आपके आए थे एक ही जो अपनी पीडीएफ है पीजे क्वेश्चन बैंक की, उसमें से 54 क्वेश्चन आए थे ईएसआईसी में, और DSSB का पहले दिन का पेपर जो हुआ था ना उसमें 24 क्वेश्चन हमारे पीजे क्वेश्चन बैंक से आए थे। आज ही जो है आप परचेज़ कर लेना, पीजे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, पीजे क्वेश्चन बैंक जिसकी प्राइस मात्र 299 रुपये है। और एक हमारे पास पीजे मॉडल पेपर अवेलेबल है जिसमें आपको 900 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी प्राइस मात्र 149 रुपये है। और 5 जो है प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे पास आरआरबी के अवेलेबल है जिसकी प्राइस 100 रुपये है। इनकी वैसे सारी प्राइस की बात करें 548 रुपये होती है, लेकिन ये आपको 449 रुपये में मिल जाएगी। और आज तो विशेष करके डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे डिस्काउंट ऑफर, जिसमें 548 की जगह 50% ऑफ के साथ में आपको 274 रुपये में मिलेगी आज मात्र, ठीक है। कल से यदि लेना चाहते हैं तो आप 449 रुपये में खरीद लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसके लिए आप सभी का सवाल होगा कि कैसे खरीदें, तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मेरी टीम आपको हाथों हाथ प्रोवाइड करवा देगी। व्हाट्सएप नंबर जो है 9694654557। फ्रॉडलेंट से आप सावधान रहें, दूसरे कोई भी नंबर से मैसेज आए आप ना माने। ये हमारे नंबर है 9694654557। इससे ही करेंगे, हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी, आप इस पर ही मैसेज करना, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे वीडियो खत्म होता है तो आप वो स्टडी मटेरियल ज़रूर खरीद लेना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको पहुंचने वाला है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 9694654557। कोई भी कॉल नहीं करेगा, कॉल करते मेरी टीम आपको ब्लॉक कर देगी, क्योंकि नंबर जो है ऑफिशियल यूज़ के लिए ऑफिस में रहते हैं। मेरी टीम आपको विदिन 10 मिनट आपको सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा देगी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को। बहुत ही अच्छे, कुछ लोगों के अभी भी कॉन्फिडेंस डाउन है, तो कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस अपन हाई करके चलेंगे। और इसका सही आंसर जाएगा कि विच इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक ड्यूटी। तो जो भी प्रोसेस होता है असाइनिंग ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटी को असाइन करने का, उसको अपन डेलीगेशन के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों, डेलीगेशन। तो डी इज़ करेक्ट आंसर। फटाफट से अपनी कॉपी में लिखते जाना या कहीं भी आप याद रखते जाना कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कितनी मेरिट रही थी 2019 में, ठीक है। विच स्ट्रक्चर एक्ट एज वायर ऑफ द टेलीफोन इन द बॉडी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक मानव बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी जो होती है, उसमें टेलीफोन वायर की तरह काम करने वाली स्ट्रक्चर कौन सी होती है, ठीक है। टेलीग्राम, अब देखिए टेलीफोन वायर का क्या मतलब है, क्या काम है। तो ये जो आपके सिग्नल होते हैं ना, सिग्नल वायर का काम है कि एक से दूसरी जगह पहुंचाना, या करंट जिसको अपन कहते हैं, करंट हो चाहे सिग्नल हो, इसका काम करता है। तो बॉडी में जो है मसल तो ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि ये तो वेट लिफ्ट का काम करती है। आर्टरी जो है आपके, ये ब्लड सर्कुलेशन का काम करती है। कौन सा, ब्लड सर्कुलेशन का। और ये वैन का भी यही काम है। आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड बहता है, और वेंस की बात करें तो इम्प्योर ब्लड। और प्योर का क्या मतलब है, ऑक्सीजन जिसमें होती है, और इसमें जो है CO2 होती है, ठीक है। कौन सी होती है, CO2। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर जो है टेलीफोन वायर की तरह बॉडी में काम करने वाले स्ट्रक्चर को अपन जो है नर्व के नाम से जानते हैं। नर्व सेल आप सभी ने सुना होगा। तो यहाँ पर जो है नर्व सेल, कौन सी होगी, नर्व सेल। बी इज़ करेक्ट आंसर। और ये नर्वस सिस्टम जो होता है ना, नर्वस सिस्टम की जो आपके फंक्शनल यूनिट होती है, उसको अपन न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। क्या है दोस्तों, न्यूरॉन। सारी चीज़ें क्लियर करते जाइएगा, ठीक है। अपनी क्लास में कोई भी मेरे को डाउट नहीं चाहिए। डाउट लेके यदि आप एग्जाम में भी जाते हैं ना, तो सक्सेस होना बहुत मुश्किल काम है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त और पीजे क्वेश्चन बैंक से ही उठाया हुआ है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारी पीजे क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपके माइक्रो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग मैनेजमेंट, इसके साथ साथ जो है नर्सिंग स्टैटिक्स, और इसके बाद में जो है न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, ये छोटे वाले सब्जेक्ट भी है। और इसके साथ साथ OBG, गायनिक, जितने भी पीडिया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, MS, और इसके साथ साथ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये सारे जो है मतलब टोटल सब्जेक्ट है, जिसमें 1000 MCQs है, जिसके लिए आप जो है आज ही खरीद लीजिएगा। मात्र 449 रुपये की जो है स्टडी मटेरियल है, लेकिन आज 248 में मिल जाएगा आपको, सॉरी 274 में। 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम आपको हाथों हाथ प्रोवाइड करा देगी। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज, जो भी कॉल करेंगे उसको सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप एंड अफेक्शन टेक प्लेस इन स्टेज ग्रुप डायनेमिक्स इज टर्म। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ी हार्ड लैंग्वेज आती है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, जी हाँ, पर्सनल रिलेशनशिप का जो है स्थापित करना, एंड अफेक्शन मतलब क्या, प्यार, लव, ठीक है। तो अफेक्शन टेक प्लेस इन द स्टेज ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक के स्टेज में जो है आपके पर्सनल रिलेशनशिप एंड अफेक्शन बनते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, ठीक है।
फॉर्मिंग, नॉर्मिंग या स्टॉर्मिंग। तो ये जो है सीधा आपको याद रखने लायक है, रटने लायक है कह सकते हैं। कुछ चीज़ें रटनी भी पड़ती है लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप सारी चीज़ें समझें। तो पर्सनल रिलेशनशिप एंड अफेक्शन को जो है किसी भी ग्रुप डायनेमिक्स में जो है स्थापित करना या एस्टेब्लिश करना, उसको अपन नॉर्मिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको? नॉर्मिंग। सी इज़ करेक्ट आंसर। काफ़ी लोगों के गलत आंसर है, कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं आने चाहिए, सारे सही आंसर आना चाहिए। ओल्ड पेपर आप खरीद लो, पीजे क्वेश्चन बैंक खरीद लो, मॉडल पेपर खरीद लो, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि एक्चुअली एग्जाम को कैसे फाइट करना है। और इस बार जो है अपने को विद रैंक सिलेक्शन लेना, ठीक है। व्हाट आर द इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रो कंपल्सिव थ्योरी? बहुत ही कन्वल्सिव थ्योरी, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ईसीटी के बारे में वैसे हमारे पीजे क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है पूछा है कि इमीडिएट साइड इफेक्ट क्या होगा ईसीटी का, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थ्योरी। पहला तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, रेलवे में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते दोस्तों। तो ईसीटी मतलब इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थ्योरी, ऊपर लिखा है, इसको आपको याद में रखना है। दो तीन चीज़ें आपको याद में रखनी है। एक होती है ईसीजी, ठीक है। ईसीटी और ईसीजी में आपको एक तो कंफ्यूज नहीं होता। एक होता है ईईजी, एक होता है ईएमजी, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, ठीक है, ये हार्ट की होती है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। एक होती है ईईजी जिसमें अपन जो है ब्रेन की एक्टिविटीज़ जो होती है उसको लेते हैं, जिसको इलेक्ट्रो एनकेफेलो या एनसिफेलोग्राफी कहते हैं। एक होता है ईएमजी जिसमें मसल्स की एक्टिविटीज़ को लेते हैं, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है मसल एक्टिविटी का, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रो माइलोग्राफी, ठीक है। माइलो वर्ड मसल के लिए आता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रो एनकेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी, तीनों आपको याद में रखनी है। तो यहाँ पर पूछा है कि इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी D++ में पहले ही दिन आया था, जो कि हमारे पीजे क्वेश्चन बैंक का एक हिस्सा था, जहाँ पर ये पूछा था, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हमने ये क्वेश्चन दे रखा था कि ईसीटी का एब्सोल्यूट इंडिकेशन क्या है, ठीक है। इंडिकेशन क्या होता है, तो वहाँ पर जो है सीवियर डिप्रेशन आपको करके आना था। पहले ही दिन D++ का एग्जाम आया था, और हमारे पीजे क्वेश्चन बैंक में जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में दूसरा ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो सीवियर आपके डिप्रेशन या कह सकते हैं सीवियर साइकोसिस। इसका सही आंसर क्या जाएगा, फटाफट से बताइएगा। पहला ऑप्शन है आपके टेम्परेरी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन, फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ द बोन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड कार्डियक अरेस्ट, परमानेंटली मेमोरी लॉस एंड ब्रेन डैमेज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको दो ऑप्शन आपके सामने काट देता हूँ, फिर जो बचेंगे इन दोनों में से आपको बताना है, ठीक है। पहला है टेम्परेरी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन। क्या टेम्परेरी जो है मेमोरी, जिसको हम रेट्रोग्रेड एमनेशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका एक और दूसरा नाम है रेट्रोग्रेड, क्या कहते हैं दोस्तों, रेट्रोग्रेड एमनेसिया, ठीक है। रेट्रोग्रेड एमनेसिया जिसको अपन जो है टेम्परेरी मेमोरी लॉस कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो मैंने हटा दिए थे कि यहाँ पर हार्ट अटैक वगैरह होना ही होता है, परमानेंट मेमोरी लॉस का भी नहीं होता, ठीक है। और दूसरा होता है फ्रैक्चर्ड एंड डिसलोकेशन ऑफ द बोन, जो स्कल बोन होती है उनका फ्रैक्चर हो सकता है क्या। लेकिन यहाँ पर जो है मोस्ट कॉमनली सूटेबल जो आपके आंसर रहने वाला है वो आपके रहने वाला है टेम्परेरी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन हो सकता है ईसीटी के पेशेंट में। ये जो है इमीडिएट साइड इफेक्ट देता है। तो ए इज़ करेक्ट आंसर। लगभग सभी बंदों के सही आंसर आए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जोश दिखाओ तभी तो जो है इस जहाँ को आप फतेह कर पाएंगे, इस एग्ज़ाम को फतेह कर पाएंगे। 5 साल बाद में जो है एग्ज़ाम आया है, तो इस बार भी यदि आप ठंडे रहोगे तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस बार जो है अपने को सिलेक्शन लेना, और वो भी रैंक के साथ में, ठीक है। तो ये पुराना पेपर है, 100 के 100 क्वेश्चन करवाऊंगा जो पिछली बार एग्ज़ाम आया था, ठीक है। उसके बाद में आगे आपको जो है क्लासेज हमेशा चलेगी, एग्ज़ाम तक चलेगी। एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। फॉर्म का लिंक जो है वो हमने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस आप सर्च करके ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको जो है फॉर्म भरने का लिंक भी मिलेगा और अधिक जानकारियाँ भी मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है HML एनालिसिस मीन्स। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। HML एनालिसिस क्या है? हेल्पिंग मोल्डिंग एंड लोअरिंग एस्टिमेट्स, हाई मीडियम एंड लो एस्टिमेट्स, हायरार्की मॉडरेट एंड लो एस्टिमेट्स, या हाई मेडिकल लेबोरेटरी इन्वेंट्री। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग डी पर जाने वाले हैं, जो गलत है। यहाँ पर इन तीनों में से ऑप्शन में से आप आंसर दीजिएगा फटाफट से। मैं देख रहा हूँ किस किस के सही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कितनी भैंस पानी में है कितनी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है HML का मतलब होता है ये इन्वेंट्री से रिलेटेड होते हैं। जो आपके हॉस्पिटल में जितने भी इन्वेंट्रीज होते हैं, इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि इक्विपमेंट हो चाहे दवाइयाँ हो, जहाँ पर जो है अलग अलग एस्टिमेट रहते हैं उनके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हाई मीडियम एंड लो एस्टिमेट के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? बी चला जाएगा। कौन सा? बी इज़ करेक्ट आंसर।
यहाँ पर जो है बी करेक्ट आंसर। HML जब भी पूछा जाए हाई मीडियम लो एस्टिमेट्स। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से क्लास को देख रहे हैं एक बार फटाफट से जो है जितने भी साथी जुड़े मेरे साथ एक बार सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो जैसे ही खत्म होता शेयर कर देना और मेरे साथ ये जानकारी शेयर करो कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। अगला क्वेश्चन, एंटीसाइकोटिक ड्रग आर प्रेस्क्राइब टू डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम बाय। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार 5 स्टार क्वेश्चन है एंटीसाइकोटिक ड्रग से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आपके जो है अभी जो RRB का एग्जाम आ रहा है ना उसमें किसी भी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है, तो यही क्वेश्चन हो सकता है कि देखने को मिले। तो आप सारे लोग इसको याद रखना। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होती है वो साइकोसिस की बीमारियों में दी जाती है, जैसे कि आपके डिप्रेशन है, मैनिया है, सिजोफ्रेनिया है, ये सारी चीज़ों में। तो यहाँ पर जो है प्रेस्क्राइब की जाती है किसके लिए, डिक्रीज साइकोटिक सिम्टम। साइकोटिक सिम्टम जितने भी होते हैं उनको डिक्रीज करने के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग यूज़ की जाती है। लेकिन ये एंटीसाइकोटिक ड्रग का जो है एक्शन पूछा गया है, ठीक है, कैसे एक्शन करती है, मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है इनका, कैसे ये जो है साइकोटिक सिम्टम जितने भी होते हैं साइकोसिस के उनको इनहिबिट करती है या उनको रोकती है, कैसे करती है, ठीक है। तो क्या है पहला ऑप्शन, डिप्रेसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या CNS को डिप्रेस करती है? बिल्कुल गलत है, CNS को ये डिप्रेस नहीं करेगी दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने सीधा CNS पे दिमाग लगा दिया, गलत है। दूसरा है इनहिबिटिंग प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। क्या ये जो है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर यानी कि MOI को जो है इनहिबिट करेगा? गलत है। ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन, ब्रेन में जो है डोपामिन के एक्शन को ब्लॉक करेगा। ब्लॉकिंग रेपुटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन। नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन के जो एक्शन होते हैं, रेपुटेक होती है, रिपिटेक होता है, उसको जो है ब्लॉक करेगा। तो ये करेक्ट आंसर आपके जाएगा सी। ये जो है आपके ब्रेन में डोपामिन को जो है एक्शन को इनहिबिट करता है। तो दोस्तों समझ में आ गया आपके सातवां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से लाइक कर दीजिए इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे जा रहा, विच AV ब्लॉक यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक इज आल्सो रेफर्ड टू एज मोबिट्स सेकंड। ठीक है, मोबिट्स ब्लॉक सेकंड किस AV ब्लॉक को कहा जाता है? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री AV ब्लॉक, थर्ड डिग्री AV ब्लॉक या फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपके सामने जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये रहेगा सेकंड डिग्री AV ब्लॉक। ठीक है, जब भी मोबिट सेकंड आए तो उसको आपको जो है सेकंड डिग्री AV ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, विच AV ब्लॉक ऑल्सो रेफर्ड एज मोबिट्स सेकंड। मोबिट सेकंड जो है आपके सेकंड डिग्री AV ब्लॉक को कहा जाता है। सही आंसर जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड आर मेंटेन्ड बाय। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कौन से आपके प्रोटीन का पूछा जाता है कई बार, कौन सा प्रोटीन करता है ये, और एक आपको पूछा जाता है कि कौन सा आपके जो है एलिमेंट करता है। ठीक है, दोनों आपको याद में रखना है। जब भी प्रोटीन का पूछा जाए कि आपके जो है प्रोटीन कौन सा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखता है। अभी मैंने बताया था कि प्रोटीन जो है कम होती है तो वाटर का रिटेंशन होने की वजह से पिटिंग एडिमा बच्चे में जो क्वाशियोर का बच्चा होता है उसमें देखने को मिलता है। तो प्रोटीन वो रहती है आपके एल्ब्यूमिन। कौन सी रहती है दोस्तों? सबसे अबंडेंट नंबर में भी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और एलिमेंट की जब भी बात आए तो सोडियम सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर, सोडियम आयन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों सोडियम। ए करेक्ट आंसर है, आपको याद में रखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अच्छे से जो है पढ़ना है दोस्तों। फटाफट से जितने भी साथी जुड़े उनको बता दूँ, ये आज जो है अपन RRB का जो पुराने साल का पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, बने रहना अंत तक। और जितने भी साथी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी क्लासेज चलेगी हमेशा अब एग्ज़ाम तक, और सिलेक्शन इस बार अपन लेके मानेंगे। ठीक है, स्टडी मटेरियल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप जो हमारा अभी वीडियो हमने शुरू किया था उसके 1-2 मिनट बाद में मैंने बताया था, वो आप देख लेना। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, आपके फ़ायदे की हित की बात है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे जाए, PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द मोस्ट सूटेबल पोजीशन टू गिविंग एनिमा। जब भी एनिमा देते हैं तो वो जो है कई प्रकार का वैसे होता है, लेकिन कौन सी सूटेबल पोजीशन रहती है, चाहे बात एनिमा की हो, चाहे आपके टेम्परेचर टेकिंग की हो, ठीक है, चाहे रेक्टल एग्जामिनेशन की हो, ठीक है, रेक्टल एग्जामिनेशन की हो, ये तीनों जो है जब भी करते हैं तो हमेशा सिम्स लेटरल पोजीशन जो होती है आपकी, सिम्स लेटरल एक साइड की जो सिम्स लेटरल पोजीशन होती है, सिम्स पोजीशन भी कहते हैं कई बार, और कई बार इसको सिम्स लेटरल के नाम से जानते हैं, वो पोजीशन अपन देते हैं। यहाँ पर तो सर सिम्स है ही नहीं, तो सिम्स नहीं है तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिम्स लेटरल पोजीशन को लेफ्ट लेटरल पोजीशन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। डी इज़ करेक्ट आंसर। लगभग सही आंसर आए सभी के, और जितने भी गलत आए हैं वो याद रखना आगे कि ये क्वेश्चन गलत ना हो। ये क्वेश्चन 100% आपके RRB की किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, और अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ये पुराने
आरआरबी का जो है पुरानी आदत है कि अलग अलग शिफ्ट में आपके पेपर करवाएगा। पिछली बार भी जो है 3-3 शिफ्ट में एक एक दिन में पेपर होता था, तो इस बार भी फॉरम वैसे शुरू हो चुके हैं और फॉरम का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर पड़ा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आज जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पर जो चल रही है, तो नेटवर्क में भी एरर आ सकता है। हो सकता है कि कई बिजली के कौंदने की आवाज़ भी आपको वीडियो में आए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है बारिश चल रही है। सेफ रहे ऐसे मौसम में, लेकिन फिर भी जो है प्रयास हमारा है कि आप तक पूरा पेपर का सॉल्यूशन पहुँचे, जब तक है जान या सब तक है जब तक है नेटवर्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द टोटल बॉडी ब्लड वेसल लाइंग ओवर द इंटरनल ओएस इज इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये गायनिक का क्वेश्चन है आपके, और गायनिक हमारे टेलीग्राम हमारी जो पीजे क्वेश्चन बैंक है उसमें अच्छे से दे रखी है, तो आप उसको भी पढ़ना अच्छे से। और ये क्वेश्चन भी वहाँ पर वैजा प्रीविया हो, चाहे आपकी प्लेसेंटा प्रीविया हो, अब्रप्सियो प्लेसेंटा हो, एक्रेटा हो, इनक्रेटा हो, परक्रेटा हो, सारी चीज़ें वहाँ देख रखी है। अगला क्वेश्चन जो था, विच इज़ द फॉलोइंग टर्म, यहाँ पर जो है कौन सी कंडीशन है कि जहाँ पर फीटल की जो ब्लड वेसल्स होती है वो फीमेल की या मदर की इंटरनल ओएस के जो है बिल्कुल उसके ऊपर जो है आ जाती है, और इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, जो बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उसके जस्ट नीचे की साइड में, और इंटरनल ओएस को क्रॉस कर जाती है। कोड प्रोलॉप्स ये गलत है, कोड प्रेजेंटेशन ये भी गलत है, ओकल्ट कोड प्लस प्रोलॉप्स ये भी गलत है। वाजा प्रीविया, जी हाँ, जब भी वेजल की बात आए तो वहाँ पर वाजा नाम आता है, हमेशा याद रखना। और जब भी इंटरनल ओएस के जो है अक्रॉस इस प्रकार से ये आपके इंटरनल ओएस है, तो इस प्रकार से यदि वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती है बच्चे की, इसका विशेष करके वहाँ पर ब्लड वेसल में क्या होगा, प्लेसेंटा ही होगा, तो उसको अपन वाजा प्रीविया के नाम से जानते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्लास आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये या नो में आंसर दीजिएगा। कहाँ से क्लास देख रहे हैं ये भी हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। फेशियल पाल्सी इज नोन एज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फेशियल पाल्सी को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये फेशियल नर्व की इंजरी के कारण होता है। ठीक है, फेशियल नर्व में इंजरी के कारण, अब ये आपको जो है नर्व फेशियल नर्व कौन से नंबर की है ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपका जो है आज का होमवर्क है। ठीक है, फेशियल नर्व में जो है इंजरी होती है जिस कारण फेशियल पाल्सी होती है, लेकिन फेशियल पाल्सी को एक और नाम से जाना जाता है जो कि प्रसिद्ध नाम है, अब्स पाल्सी, क्लम्पेक्स पाल्सी, बेल्स पाल्सी या ब्रेकियल पाल्सी। तो इन चारों में से कौन सी पाल्सी और कहा जाता है, फेशियल पाल्सी को। ठीक है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा सारे लोग इसका सही आंसर दें जितने भी साथी जुड़े हुए। अरे भाई, फेशियल पाल्सी, जब भी फेस की पाल्सी होती है ना, तो एक साइड का चेहरा जो है वो लटक जाता है। ठीक है, इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से जो है एक साइड का चेहरा लटकता है तो घंटियाँ बजती है, बेल्स पाल्सी। ठीक है, कौन सी पाल्सी, बेल्स पाल्सी। तो फेशियल पाल्सी को एक और नाम से जानते हैं, उसको अपन बेल्स पाल्सी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग हिज फेलियर एंड डिफिकल्टी बाय ब्लेमिंग अदर इज नॉन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके जो है डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, और जहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म को हमारे जो आपके पीजी क्वेश्चन बैंक है उसमें अच्छे से समझा रखा हमने। तो डिफेंस मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों, सारे के सारे डिफेंस मैकेनिज्म में से 2-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ये मान के चलिएगा। ठीक है, एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग हिज फेलियर, एक कोई पर्सन है या बंदा है जिसका जो अपने फेल्योर को एक्सप्रेस और फेल्योर और डिफ़िकल्टी को जो है एक्सप्रेस करता है, किसके द्वारा, ब्लेमिंग ऑन अदर, दूसरे पे जो है डालता है। जैसे कि गलती खुद की, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आपने सभी ने सुना होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब गलती, या कह सकते हैं गलती खुद की हो चाहे कमी आप में हो, खुद में हो लेकिन दूसरे को नीचे देखना, इस प्रकार के जो है डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसको अपन क्या कहते हैं, तो उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन मतलब थोपना। ठीक है, दूसरे पे थोप देता है कि ये गलती उसकी है। ठीक है, नाचना खुद को नहीं आता, कहता है कि आंगन थोड़ा टेढ़ा है इसलिए नाच नहीं पाया। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। क्या चला जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच कंडीशन द प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग सीन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके जो है अभी आया था D+P के पहले ही दिन एग्जाम में। ठीक है, इन विच कंडीशन द प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग सीन, 2-3 चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किस में होती है, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में होती है। पाइलोरिक स्टेनोसिस में, कौन सी में, स्टेनोसिस में। एक होता है आपके स्टूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो भी अपन डील कर लेते हैं। चलो, रिबन लाइक स्टूल होता है एक, रिबन लाइक। एक होता है क्यूरेंट जेली लाइक, ठीक है, रेड क्यूरेंट जेली लाइक। एक होता है आपके राइस वाटर स्टूल, कैसा, राइस वाटर। और एक होता है पी सूप स्टूल। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन तो 100% आपको देखने को मिलेगा, और लगभग सारे क्वेश्चन छपेंगे हर किसी न किसी आपके शिफ्ट में। ठीक है, पी सूप स्टूल टाइफॉइड आपको याद में रखना है। सॉरी, यहाँ पर जो है पी सूप स्टूल जो होता है आपके, हाँ, टाइफॉइड में ही होता है,
और राइस वाटर आपके कोलेरा में, कोलेरा को पब्लिक हेल्थ, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ के नाम से जानते हैं। क्यूरेंट जो होता है, रेड क्यूरेंट, वो इंटरसेप्शन में होता है, और ये होता है हर्चुस्प्रेंज डिजीज़ में, ठीक है, रिबन लाइक हर्चुस्प्रेंज में। आई होप लिखा हुआ समझ में नहीं आया तो भी जो हमने बोला वो समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग सीन इन द पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है, पाइलोरस जो आपका भाग होता है वो स्टेनोसिस हो जाता है उसमें जो है, तो जो आपकी पेट का जो या फिर कैसे स्टोमक का जो मटेरियल होता है ना, वो नीचे न जाके ऊपर की तरफ आता है, फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है उसको। फोर्सफुल पाइलोरिक स्टेनोसिस में जो है प्रोजेक्टाइल या फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है, ठीक है, फोर्सफुल वॉमिटिंग भी आपके लिखा हुआ आ सकता है, तो ये भी आपको याद में रखना, ये भी पाइलोरिक स्टेनोसिस में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द मैटरनल मोटिलिटी रेशियो इज एक्सप्रेस्ड टर्म्स ऑफ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सॉरी। यहाँ पर जो है मैटरनल मोटिलिटी रेशियो पूछा है, ठीक है, एमएमआर के बारे में पूछा है। एक होता है आईएमआर, इन्फेंट मोटिलिटी रेशियो, दोनों में अंतर बताता हूँ। आईएमआर जो है ये 1000 पे एक्सप्रेस किया जाता है, और एक होता है ये मैटरनल मोटिलिटी रेशियो पूछा है। यदि आप रेट पूछते, रेट हमेशा जो है 1000 पर निकलती है, लेकिन जब भी एमएमआर की पूछे आपको मैटरनल मोटिलिटी रेशियो की बात करें तो ये हमेशा 1 लाख पर निकलता है। ये आपको हमेशा याद रखना दोस्तों, 1 लाख पर, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें 1000 पर ही निकलती है, लेकिन 1 लाख पर निकलने वाला एकमात्र रेशियो जो है वो मैटरनल मोटिलिटी रेशियो, जिसको एमएमआर के नाम से जानते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया। समझ में आ गया तो एक बार सभी लोग जितने भी साथी हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ड्रग इज प्रिफर्ड इन यूरिनरी एंड जेनाइटल इन्फेक्शन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से कौन सी ड्रग जो है या कौन सी दवाई जो है प्रिफर की जाती है कब, यूरिनरी और जेनाइटल इन्फेक्शन के टाइम, ठीक है, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में या जेनाइटल जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन होने के कारण जो है कौन सी दवाई दी जाती है, नॉरफ्लोक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारी एंटीबायोटिक मैं आपको बताता हूँ, जिनके भी पीछे सिन लगा था ना, ये तो आपको याद में रखना है, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया की के अगेंस्ट काम करती है। यहाँ पर जब भी आपके जेनेटल या यूरिनरी ट्रैक्ट की बात आती है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमेशा बेस्ट दवाई मानी जाती है। सिप्रो इज करेक्ट आंसर दोस्तों। सिप्रो आप सभी ने सुना होगा, हॉस्पिटल में काम किया है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, बहुत ही बढ़िया। 2-3 चीज़ें इसमें भी अपन देखेंगे। एनोरेक्सिया क्या है, भूख ना लगना, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, सारी चीज़ें दोस्तों कितने राशनल के साथ हम पढ़ा रहे हैं, फिर भी लाइक बहुत कम है दोस्तों। फटाफट से जितने भी साथी जुड़े हैं सब्सक्राइब और लाइक कर दो इस, ठीक है, क्लास को। तो लॉस ऑफ एपेटाइट, एक होता है एनोक्सिया, जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आता है, ठीक है, एब्सेंस हो जाती है ऑक्सीजन की। एक होता है साइनोसिस, यहाँ पर जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर जो है लैक ऑफ O2 की वजह से जो भी टिश्यूज़ होते हैं उनमें एक प्रकार का ब्लू डिस्कलरेशन होता है, ठीक है, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है। कैसा ब्लू डिस्कलरेशन होता है, उसको अपन साइनोसिस के नाम से जानते हैं। एक होता है हाइपोक्सिया, जो कि जिसको अपन कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, ठीक है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर टिश्यू में ही क्यों लिखा है, यहाँ पर टिश्यू में ही होता है और किस में होता है, तो और भी होता है दोस्तों। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड की बात करें, यहाँ पर जो है यदि ब्लड लिखा था टिश्यू की जगह तो अपन उसको कहते हैं हाइपोऑक्सेमिया, ठीक है। हाइपो कई बार पूछा गया दोस्तों, और याद रखना हाइपोऑक्सेमिया, ठीक है। हाइपोक्सिया और हाइपोऑक्सेमिया दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सारे टर्म आपको आई होप की समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब और कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त और इजी क्वेश्चन है, आपकी न्यूट्रिशन का जो पार्ट रहता है ना उसमें से है। खालिस्तान इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, कौन सी विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसका रिचेस्ट, यदि आपका पूछा जाए रिचेस्ट सोर्स कौन सा है तो वो आंवला होता है, ठीक है। इसको इंडियन घूसबेरी के नाम से जानते हैं, इंडियन घूसबेरी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। इजी क्वेश्चन था इसलिए जल्दी से जो है अपने को करना बहुत ज़रूरी था। विच इज़ द बेसिस ऑफ ABC एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है एक अपन ने पढ़ा था इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में थोड़ा पहले, HML, ठीक है। अभी ABC एनालिसिस जो है इन्वेंट्री कंट्रोल में, उसका बेसिस क्या है, बेसिक क्या है, ठीक है। विच इज़ द बेसिक ऑफ द ABC एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल, क्रिटिकलिटी ऑफ आइटम, आइटम कितना क्रिटिकल है, एनुअल कंजप्शन वैल्यू कितनी है उसकी, या प्रोक्योरमेंट डिफिकल्टी आइटम, या यूनिट कॉस्ट आइटम, ठीक है, यूनिट कॉस्ट कितनी रहती है आइटम की। तो सभी लोग जो है आपके हिसाब से कि क्या आंसर जाएगा इसका, कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को। जितने भी साथी है उनको बता दूं मैं आपको,
कि हमारे ESIC DSS में बहुत सारे क्वेश्चन पीजे क्वेश्चन बैंक से आए थे, ठीक है। पीजे क्वेश्चन बैंक जो है अवेलेबल है, जिसमें 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs रहेंगे और जो है सारे के सारे आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे। पीजे मॉडल पेपर हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें 900 MCQs रहेंगे और RRB के जो है प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। प्रीवियस यहाँ पर 500 MCQs रहेंगे, ठीक है। पीजे क्वेश्चन बैंक की प्राइस मात्र 299 रुपये मिलेंगे आपको। और यदि आप जो है पीजे मॉडल पेपर लेते हैं तो 149 रुपये में मिलेंगी। 100 रुपये में आपको जो है ये ओल्ड पेपर भी मिल जाएंगे। टोटल प्राइस इसकी जो है इनकी बैठती है और लगभग आपके जो है 548 बैठती है, लेकिन ये आपको 449 रुपये में हमेशा मिलेंगे। लेकिन आज के लिए जो इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है अभी फिलहाल, उसमें जो है आपको 274 रुपये में ये मिल जाएगी, मतलब 50% ऑफ में 548 की जगह 274 में। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें 9694654557। यहाँ पर जो है ऑफिस से आपको जो है हाथों हाथ रेस्पॉन्स मिलेगा और जो है आपको हाथों हाथ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा देगी जैसे पेमेंट हो जाएगा। कॉल मत करना दोस्तों, नहीं तो मेरी टीम आपको ब्लॉक कर सकती है। मेरे पास नहीं रहता, कुछ भी क्वायरी यहाँ पर ना पूछें, आप स्टडी मटेरियल के लिए ही मैसेज करें इस पर, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से और स्टडी मटेरियल आज ही ले लेना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये SSC में 54 और जो है DSS के पहले ही दिन 24 क्वेश्चन हमारे पीजी क्वेश्चन बैंक से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर जो है आपके सामने क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको पूछा था, बहुत सारे लोगों को गलत आंसर आए इसमें। विच इज़ द बेसिक यहाँ पर है बेसिक ऑफ द ABC एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। हॉस्पिटल में इन्वेंट्री कंट्रोल का जो है बेसिक क्या रहता है, ठीक है, ABC एनालिसिस का। तो वहाँ पर एनुअल कंजप्शन वैल्यू रहती है कि साल में जो है कौन सी इन्वेंट्री कितनी जाती है, उससे आधार पर ABC एनालिसिस किया जाता है। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों भी, एनुअल कंजप्शन वैल्यू आपको याद में रखना है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। यूरिनेशन प्रोसेस को और किस नाम से जाना जाता है ये पूछा है। यहाँ पर जो है ये आपको कंफ्यूज कर रहा है कि वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल क्या है। ये मसल यूरिनेशन में काम में आती है और यूरिनेशन को आप अपन इसे एक और नाम से जानते हैं जिसको आप मैक्चुरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सीधा आंसर था ये, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से जो है कौन सी एक थेरेपेटिक कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं है, टेक्निक नहीं है, फटाफट से बताइएगा। जितने भी साथी जुड़े एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसका आंसर देंगे फटाफट से, ठीक है। लाइक तो यार बनता है इस प्रकार से, ठीक है। तो सही आंसर क्या जाएगा, ह्यूमर बिल्कुल थेरेपेटिक कम्युनिकेशन होता है, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल होती है, रिफ्लेक्शन भी होता है, लेकिन ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स जो होता है ना वो किसी प्रकार का थेरेपेटिक कम्युनिकेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों सी। क्या चला जाएगा दोस्तों, सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन विच कंडीशन ओरल पिल्स शुड नॉट बी गिवन टू ए वुमेन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो है आपकी OCP होती है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये किस वुमेन को नहीं देते? वेजाइनल इन्फेक्शन के टाइम नहीं देंगे क्या, अस्थमा के टाइम नहीं देंगे क्या, हाइपरटेंशन की वजह से नहीं देंगे, या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की वजह से नहीं देंगे? मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को जो सुधारती है तो इसमें दे सकते हैं, अस्थमा की वजह से वेजाइनल इन्फेक्शन को सही कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है जब भी BP हाई होती है किसी भी महिला की या हाइपरटेंशन होता है उस कंडीशन में अपन जो है उसको OCP कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो रहेगा वो रहेगा हाइपरटेंशन OCP का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ब्रॉडबैंड एरिया नंबर दैट करस्पॉन्ड्स टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक ब्रॉडबैंड एरिया होता है जहाँ पर ब्रॉडबैंड एरिया नंबर्स होते हैं, जहाँ पर ये जो है अलग अलग प्रकार के नंबर अलग अलग जो चीज़ों के लिए वहाँ पर शो करते हैं। तो ये पूछा गया प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के लिए जो है कौन सा नंबर होता है, तो वहाँ पर आपको सीधा याद में रखना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे हुए। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के बारे में पूछा जाए तो हमेशा जो है 17 नंबर यानी 17 नंबर जो है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को कॉरस्पॉन्डेंस करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, विच सैम्पलिंग कुड बी अफेक्टिव ड्यूरिंग द सैम्पलिंग फ्रेम इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन ए सर्च। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। इनमें से कौन सी सैम्पलिंग जो है इफेक्टिव रहती है कब, जब सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो डिफ़िकल्ट होती है और रिसर्च को जो है आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, कर पाते हैं, तो उस टाइम जो है हमेशा स्नोबॉल, ठीक है, जब भी डिफिकल्टी आती है स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो की जाती है। डी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी लोग एक बार जो है इस क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे फटाफट से और सब्सक्राइब कर ले। मैं रुक रहा हूँ, सभी के शेयरिंग होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कम लोग यहाँ पर जो है जुड़े हैं दोस्तों, तो फिर क्लास को ख़त्म भी करना पड़ सकता है दोस्तों। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते हैं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसको यहीं ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। लाइक तो कम से कम बढ़ने ही चाहिए फटाफट से, और शेयर भी करो अपने दोस्तों के पास। बहुत अच्छा, तो कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। सिलेक्शन के लिए जो है आपकी मेहनत, लगन और आपका जो है ध्यान एक जगह होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द मैक्रोन्यूट्रिएंट
दैट द बॉडी नीड टू वर्क प्रॉपरली। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि आपके बॉडी के प्रॉपर वर्क के लिए या प्रॉपर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो कहीं सोना नहीं खाते अपन, ठीक है, ना ही सिल्वर खाते हैं, ना ही लेड खाते हैं, लेकिन कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैल्शियम हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दांतों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है डी इज़ करेक्ट आंसर, और इजी क्वेश्चन था इसलिए ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मेजर कोज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। पीपीएच का मोस्ट कॉमन कारण कौन सा है या मेजर कारण कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार मैंने पुरानी क्लासेज में पढ़ाया। हमारी जो है ईएसआईसी के क्षेत्र क्लासेज आप जरूर देख लेना, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो पीजी लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल पर पढ़ी है, जैसे ये क्लासेज खत्म होती है तो वो भी देखा करो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन उसमें भी है। यहाँ पर पूछा है कि पीपीएच का प्राइमरी कारण क्या है या जो है मेजर कारण क्या रहता है, ठीक है। एटोनिक यूट्रस थ्रोम्बिन प्रीक्लम्सिया या इनकोऑर्डिनेट यूटेरिन एक्शन। तो यहाँ पर जो है एटोनिक यूट्रन तो अपना यूट्रस जो है टोन को देता है, एटोनिक यूट्रस के नाम से जाना जाता है। ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। एटोनिक यूट्रस हमेशा याद रखना पीपीएच के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज ए बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, यानी बीसीजी वैक्सीन जो है वो किस प्रकार की है। टॉक्सोइड है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, लाइव अटेन्यूटेड है या किल्ड वैक्सीन है, ठीक है। बीसीजी लगाते किसके लिए और कहाँ लगाते हैं, ये दो तीन चीज़ आपको याद में रखनी है। पहली बात है, बीसीजी जो है ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से बचाती है आदमी को। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ये जो है एट बर्थ लगाई जाती है, ठीक है। एट बर्थ लगाते हैं और बाद में लगाते हैं तो उसमें कई सेंसिटिविटी टेस्ट वगैरह होती है, 1 साल तक लगा सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इसके साथ साथ बीसीजी जो है ये इंट्राडर्मल लगाई जाती है, लेफ्ट अपर आर्म में लगाई जाती है। 2-3 क्वेश्चन जो है बीसीजी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और ये एक प्रकार की लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन होती है। कैसी लाइव वैक्सीन होती है, करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा सी, ठीक है। इतनी खतरनाक होती है, इस हिसाब से आप ये मत लिख देना कि ये जो है किल्ड होती है, ठीक है। लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कन्वेंशन आर फॉलोड फॉर स्फेरिकल मिरर एंड लेंस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा कन्वेंशन जो है फॉलो किया जाता है किसके लिए, स्फेरिकल मिरर और लेंस के लिए, ठीक है। न्यू एस्टेन साइन, न्यू कार्टेशियन साइन, न्यू ह्यूजेन साइन या न्यू न्यूटन साइन। तो हमेशा याद में रखना, जब भी स्फेरिकल लेंस और आपके जो स्फेरिकल मिरर और लेंस की बात होती है तो हमेशा इसको आपको जो है न्यू कार्टेशियन साइन के नाम से जो है फॉलो किया जाता है कन्वेंशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन किसको अपन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या कोटा सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को का दूसरा नाम ये है कि आप उसको कोटा सैम्पलिंग के नाम से भी जान सकते हैं। डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों समझ में आ रहा है, फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिएगा इस क्लास को। अगला क्वेश्चन है, विच डिजीज इज फैटल ब्रेन डिसऑर्डर दैट आर द कॉज बाय द प्रायोन प्रोटीन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सी एक प्रकार की फैटल ब्रेन, फैटल का क्या मतलब होता है पहले ये देखिएगा। फैटल मतलब क्या है कि वो ये जो है आपको पक्के डेथ करवाएगी, ठीक है। डेथ करवाएगी मतलब ये एक प्रकार की जो है आत्मघाती बीमारी होती है, आपके जो है मौत करवा सकती है, मतलब मार सकती है आपको। तो फैटल ब्रेन डिसऑर्डर जो कि प्रायन प्रोटीन से होता है वो कौन सा है। पिक्स डिजीज, मैड काउ डिजीज, क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज या लेवी बॉडी डिजीज। तो आपको हमेशा याद में रखना है, जो आपके ब्रेन की फैटल डिसऑर्डर होता है जो कि प्रायन प्रोटीन से होता है उसको अपन कहते हैं क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज, ठीक है। डी सी इज करेक्ट आंसर, क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज। कुछ क्वेश्चन जो है पहली बार सुनोगे और पहली बार सुनोगे तभी तो सीखोगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो सभी को आती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जिनको यदि आप सीख के जाते हैं तो वो आपके एग्जाम में सिलेक्शन में आपके भागीदार बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ ग्लूकोज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड क्या होता है ये देखिएगा आप, ठीक है। व्हाट इज़ द रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ ग्लूकोज, मतलब यहाँ पर शुगर है, ठीक है। तो कितनी शुगर जो है उसको थ्रेशोल्ड मतलब क्या है कि सहन कर सकता है। रीनल मतलब आपकी किडनी, ठीक है। तो किडनी की जो शुगर की थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 182 पर mg पर डेसीलीटर, 188 mg पर डेसीलीटर, 185 mg पर डेसीलीटर या 180 mg पर डेसीलीटर। फटाफट से आंसर दीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कई बार मैंने पढ़ाया पुरानी क्लासेज में। तो जब भी पूछा जाए कि रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ ग्लूकोज क्या रहेगी तो वो रहेगी आपकी 180 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। यानी कि 180 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाती है तो रीनल थ्रेशोल्ड जो है वो क्रैश हो जाता है। डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी लोगों को जो है फिर से मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब और लाइक इस चैनल को और वीडियो को लाइक फटाफट से कर दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रिस्क इन्फेक्शन नर्सिंग डायग्नोसिस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से जो है कौन सा रिस्क फॉर इन्फेक्शन इन नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है रिस्क का फॉर इन्फेक्शन के जो है रिस्क ज़्यादा रहते हैं कब, नर्सिंग डायग्नोसिस के टाइम में, ठीक है। वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस,
रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक नर्सिंग डायग्नोसिस या एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। तो जब भी बात आती है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन की, तो रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस जो होते हैं ना, वहाँ पर इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे खुले घाव है या टीबी का पेशेंट है, इस प्रकार के रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस जो होते हैं उनमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी ज़्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है, कौन सा, विच कॉज ऑफ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो आपके मेल में होता है, तो फीमेल में कौन सा होता है, ये आपके लिए जो है फीमेल में भी एक इस प्रकार का जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है, क्रोमोसोमल जो है सेक्सुअल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, वो कौन सा होता है, वो आपको जो है आपके होमवर्क के रूप में मैंने एक क्वेश्चन पहले भी दिया आपको, वो दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता रहे। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा होता है, ठीक है, तो XOXYY XX या XXY, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कौन सा रहेगा बताइएगा मेरे को फटाफट से कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है वहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो है एक्स जो है वो क्रोमोसोम जुड़ जाता है। तो पहले वैसे XY होता है मेल में, लेकिन एक एक्स्ट्रा जुड़ने की वजह से XXY इस प्रकार का जो है कॉम्बिनेशन बन जाता है, और इस कॉम्बिनेशन को XSY या फिर जो है इसको क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो कौन सा सही है, डी इज करेक्ट आंसर। कौन सा दोस्तों, डी करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पर XXY। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से जो है किसके डायग्नोसिस के लिए सिक टेस्ट किया जाता है, डिप्थीरिया, मीजल्स, रूबेला या मम्प्स। तो शिक टेस्ट हमेशा जो है, शिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है बताइएगा फटाफट से। शिक टेस्ट जो है डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। तो ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, डिप्थीरिया इज करेक्ट आंसर। इजी था इसलिए मैंने फटाफट से आपको बता दिया, कुछ समझाने लायक इसमें था नहीं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके जो है आपको सारे पार्ट भी आने चाहिए, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको जो है आनी चाहिए। यहाँ पर पूछा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है लास्ट पार्ट कौन सा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की दो तीन चीज़ें हैं, यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है भोजन का, और वाटर का भी यहीं पर होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, दवाइयों का भी यहाँ पर होता है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद में रखनी है। यहाँ पर पूछा है कि लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा जाएगा। तो यहाँ पर जो है ड्यूडेनम, जेलुडम और इलियम, सबसे लास्ट में आता है इलियम। तो यहाँ पर जो है ए इज करेक्ट आंसर, इलियम इज करेक्ट आंसर, 35 में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी इसमें से कौन सी धातु या मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होती है, कब रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहती है, ऐसी कोई धातु है। सोडियम बिल्कुल नहीं रहता है, कोयला भी नहीं रहता, सल्फर भी नहीं रहता, लेकिन मरकरी, जी हाँ, मरकरी या जिसको पारा कहते हैं, ये जो है आपके रूम टेम्परेचर पर जो है लिक्विड स्टेट में रहती है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी, कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द ऑप्टिमल हेड सरकमफेरेंस विल बी 45 सेंटीमीटर एट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, याद रखना। 45 सेंटीमीटर जो है हेड सरकमफेरेंस बच्चे का कब हो जाता है, ये पूछा गया, ठीक है। वैसे एट बर्थ की बात करें तो ये जो है 35 होता है, ठीक है, और चेस्ट सर्कमफेरेंस एट बर्थ पूछा जाए तो ये जो आपके होता है 33 सेंटीमीटर, यानी कि एट बर्थ जो है बच्चे का सिर जो है धड़ से बड़ा होता है, लेकिन 1 साल की एज पर दोनों हो जाते हैं बराबर 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 साल तो कोई लिखा ही नहीं है, तो 12 मंथ क्या है, ठीक है, 12 मंथ करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। 12 मंथ पर जो है बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस या चेस्ट सर्कमफेरेंस कुछ भी पूछा जाए तो 45 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पायरिडॉक्सिन इज अदरवाइज नेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। पायरिडॉक्सिन और किसका नाम है, ठीक है, विटामिन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लाविन, B12 साइनोकोबालामिन और B6 जो है उसको पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों आपके विटामिन B6। पायरिडॉक्सिन इज आल्सो कॉल्ड विटामिन B6, कॉल्ड विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा डिलीवर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लेबर के स्टेज के बारे में पहले ही दिन पूछा गया था कि आपकी जो है पहले दिन D+SB, ठीक है, पहले ही दिन, पहले ही सेप्टेम्बर ये पूछा गया था कि आपके सर्वाइकल डायलेशन कौन सी स्टेज में होता है, मतलब याद कर दी कि कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। मैं दो तीन चीज़ें आपको सारी लेबर की स्टेज बता देता हूँ। पहली स्टेज में होती है, इसमें होता है सर्वाइकल डायलेशन, ठीक है, मतलब अच्छे से समझ लो आप, ट्रू लेबर पेन से लगाकर, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है। ट्रू लेबर पेन से लगाकर कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन तक की स्टेज होती है, उसको अपन कहते हैं फर्स्ट स्टेज, ठीक है। ये पहली स्टेज रहती है, मतलब लेबर पेन स्टार्ट हो गया ट्रू वाला, ठीक है, उसके बाद में कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन हो गया 10 सेंटीमीटर का, वहाँ तक की स्टेज को अपन फर्स्ट स्टेज कहते हैं। सेकंड स्टेज क्या होती है, सेकंड स्टेज में आपकी होती है कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन से लगाकर बेबी डिलीवरी तक, ठीक है, बेबी की डिलीवरी तक जो होती है उसको अपन कहते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। और थर्ड स्टेज, यानी मैं आपको बताऊँ सबसे लॉन्गेस्ट जो होती है ना, सबसे लंबी, ये होती है फर्स्ट स्टेज, और ये प्रेमी ग्रेविडम में बहुत ज़्यादा लंबी होती है और मल्टी ग्रेविडम में थोड़ी कम होती है, ठीक है। थर्ड स्टेज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है बेबी डिलीवरी से लगाकर प्लेसेंटा की डिलीवरी तक,
प्लेसेंटा की डिलीवरी तक। और प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद में जो आपके पीपीएच वगैरह होती है वो 4th स्टेज में होती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर पूछा है प्लेसेंटा की डिलीवरी कौन से स्टेज में होती है, तो 3rd स्टेज में होती है। कौन सी में दोस्तों, 3rd स्टेज, याद रखना हमेशा, अच्छे से समझा दिया तीनों स्टेज से। एक बार फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेज आपके ट्रू लेबर पेन से लगाकर कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन तक, दूसरी स्टेज कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन से लगाकर बेबी डिलीवरी तक, तीसरी स्टेज बेबी डिलीवरी से लगाकर प्लेसेंटा की डिलीवरी तक, और 4th स्टेज जो होती है आपकी जिसमें प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल आईक्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ह्यूमन बीइंग का जो है नॉर्मल आईक्यू लेवल कितना होना चाहिए। नॉर्मली आईक्यू लेवल वैसे बहुत सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन नॉर्मल आईक्यू लेवल पूछा गया है कि नॉर्मल आईक्यू लेवल क्या रहता है। तो फटाफट से आंसर दीजिएगा। कई बार मैंने पुरानी क्लासेज में पढ़ाया, आपने देखी नहीं है तो ईएसआईसी की जो हमारी 76 क्लासेज उसको आप जरूर देखना। आज जो है आरआरबी का जो पुराना पेपर था ना, पिछली बार हुआ था आपके 2019 में, वो पेपर अपन करवा रहे हैं। आपको पता चलेगा कैसा पेपर आता है, ठीक है। नॉर्मल एवरेज पेपर आता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा ईजी भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको टफ भी लगेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ईजी भी लगेंगे, लेकिन अपन मिलकर यदि फाइट करेंगे और एग्जाम तक इन क्लासेस के साथ आप जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, तो वादा हमारा कि आपका सिलेक्शन इस बार श्योर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से इसका 40वें के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आपको सभी को कमेंट बॉक्स में देना था, जिसका आंसर जो है 90 से 110 यानी 90 से 110 तक जो है आईक्यू लेवल नॉर्मल माना जाता है। डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन चारों की चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। ट्राइसमी 13, ठीक है, 13 को पटाउ सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। कौन सा, पटाउ सिंड्रोम, कैसे याद रखें, 13 पटाउ, ठीक है। तो पटाउ सिंड्रोम के नाम से, 18 को एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। 18 में ई आता पहले, और यहाँ पर जो है एडवर्ड में भी ई आता है, तो यहाँ पर जो है एडवर्ड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। 21 को डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं दोस्तों। कौन सा, डाउन सिंड्रोम, जहाँ पर सीमेन क्रीज देखने को मिलती है। डाउन सिंड्रोम से भी पहले दिन क्वेश्चन आया था, जहाँ पर ये पूछा था, आपकी DSSB की बात कर रहा हूँ मैं। सीमेन क्रीज जो है, या एक सिंगल पामर क्रीज होती है, ठीक है, मतलब एक ही हाथ में या पैर हो चाहे, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होती है इस प्रकार से, ठीक है। वैसे आपने नॉर्मली जो है बहुत ज़्यादा लाइनिंग होती है ऐसे प्रकार के, लेकिन एक ही या सीमियन क्रीज जिसको कहते हैं, या सिंगल लाइन कहते हैं, वो आपके डाउन सिंड्रोम या ट्राइसमी 21 में देखने को मिलती है। बच्चा जो है छोटा होता है, ठीक है, तो ट्राइसमी 21 को डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी इन द फर्स्ट 24 आवर्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बर्न इंजरी, जहाँ पर रूल ऑफ 9 के हिसाब से क्वेश्चन आया था आपके DSSB में, यहाँ पर भी क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सेमी क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज रहेगी आपकी हमारी ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजरी 24 आवर, शुरुआत के जो है 24 घंटे में जो है यदि कोई पेशेंट बर्न हुआ है तो अपनी प्रायोरिटी क्या रहेगी, उसको क्या देंगे, ठीक है। तो प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, ये गलत है। फ्लूइड रिसक्सिटेशन, ड्रेसिंग करेंगे, नहीं करेंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी की नहीं काम करेगी, लेकिन फ्लूइड यानी कि उसमें जो है पानी की कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। फ्लूइड रिसक्सिटेशन का काम करते हैं अपन, तो करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा बी। जब भी पुराने शुरुआत के 24 घंटे में पूछा जाए तो फ्लूइड रिसक्सिटेशन का आपको याद में रखना है। ए फ्रेमवर्क ऑफ क्वालिटी केयर डज नॉट इंक्लूड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वालिटी केयर देते हैं आप किसी भी पेशेंट को, क्वालिटी केयर देते हैं, तो उसका फ्रेमवर्क जो होता है ना, एक प्रकार का उसका ढांचा होता है, उसमें कौन सा शामिल नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, मिशन, वैल्यूज़, केयर गाइडलाइन, बहुत बड़ी। मैं आपको बता दूं, केयर गाइडलाइन होनी बहुत ज़्यादा जरूरी। गाइडलाइन के बिना जो है आप केयर नहीं दे सकते पेशेंट को। आपका एक मिशन होनी चाहिए, आपके जो काम करते हैं उनकी वैल्यू होनी चाहिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कायम रहना चाहिए, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग कहीं भी काम नहीं आती है, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है नॉट ए फ्रेमवर्क ऑफ द क्वालिटी केयर, तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और हमारे पीछे क्वेश्चन बैंक में डाल रखा हमने। अगला क्वेश्चन है, वर्मर्स सिंड्रोम इज कंसिडर्ड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। वर्मर सिंड्रोम जो है उसको और किस नाम से जानते हैं, मैन 1, मैन 2, मैन 4 या मैन 6, MEN, जिसको मैन मैं ऐसे बोल रहा हूँ, MEN फर्स्ट, MEN सेकंड, MEN फोर्थ, MEN थर्ड। तो यहाँ पर जो है वर्मर सिंड्रोम जो रहता है वो आपके रहता है, ए इज करेक्ट आंसर, मैन MEN फर्स्ट, ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट आर बैक्टीरिया विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर द कैटेगरी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स यानी कि जो आपके हरे पौधे और बैक्टीरिया होते हैं, नील हरित शैवाल जिनको अपन कहते हैं, जो कि अपना भोजन जो है फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद बनाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, ठीक है, डीकम्पोजर वो होते हैं जो कि आपके वेस्ट मटेरियल का डीकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। इंटेकर अपन उत्पादक जो कंज्यूमर होते हैं उनको ही इंटेकर कहते हैं। जैसे अपन जैसे बाजरा खाते हैं, तो बाजरा एक प्रकार का पौधा है, वो अपना भोजन वो खुद बनाता है, लेकिन अपने लिए बनाता है, तो उसको अपन कंज्यूमर में आ गए। फूड गिवर नहीं कहते, लेकिन प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, हिंदी में उत्पादक, इंग्लिश में प्रोड्यूसर, ठीक है। जितने भी हरे पौधे होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, इसको हिंदी में उत्पादक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी उत्पादक होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46,
विच इज़ द क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी एंड ऑटोइम्यून डिजीज अफेक्टिंग पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से जो है कौन सी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन वाली डिजीज है जो कि ऑटोइम्यून डिजीज भी है, अफेक्ट किसको करती है? पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट जितने भी होते हैं हड्डियों के, उनको अफेक्ट करने वाली, यानी पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट ऑफ द बोन को अफेक्ट करने वाली ऑटोइम्यून डिजीज जो कि क्रॉनिक रूप से इन्फ्लामेशन पैदा करती है, उसको अपन क्या कहते हैं? रूमेटॉइड फीवर, पॉलीआर्थराइटिस, ओरियोआर्थराइटिस या एंकीलोजिंग। फटाफट से आंसर दीजिएगा। बहुत कई बार मैंने जो है क्लासेज में आपके साथ जो है डिस्कस किया है। जो भी नए साथी हैं उनको तो बता दूंगा, लेकिन पुराने वाले तो फटाफट से यार आंसर दो। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक इन्फ्लामेटरी, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो कि ऑटोइम्यून के कारण होती है, जो कि अफेक्ट करती है पेरिफेरल साइनोवियल जॉइंट्स ऑफ द बोन को, उसको रूमेटिक आर्थराइटिस या रूमेटॉइड फीवर के नाम से जानते हैं अपन, या रूमेटॉइड के नाम से सीधा भी जान सकते हैं। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द इमीडिएट स्टेप इन रिसक्सिटेशन ऑफ न्यूबॉर्न। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, जब भी आप किसी भी बच्चे को, न्यूबॉर्न बच्चे को जो है रिसक्सिटेट करते हैं, ठीक है, रिसक्सिटेशन क्या है? जैसे उसका एयरवे है, ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, उसको वापस से नॉर्मल तक लाना, जैसे कोई अबनॉर्मल है तो, ठीक है, तो अपन उसको रिसक्सिटेशन करते हैं। तो उसमें जो है इमीडिएट स्टेप आपका क्या रहना चाहिए? सक्शन द बेबीज स्टोमक, बच्चे के स्टोमक यानी पेट को सक्शन करना। गलत है यार, पेट को सक्शन करने का क्या फायदा? क्लियरिंग द ओरल एंड नेजल एयरवे, स्क्वीजिंग द चेस्ट टू रिमूव सिक्रेशन फ्रॉम एयरवे। एयरवे जो है उसको साफ करने के लिए, जहाँ पर सिक्रेशन है उसको बाहर निकालने के लिए उसकी चेस्ट को स्क्वीज करेंगे। क्या? रूटीनली गिविंग सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या सोडा बाइकार्बोनेट रूटीनली गिव दे करेंगे? गलत है, हमेशा याद रखना, स्क्वीज भी नहीं करेंगे। उसके ओरल और नेजल एयरवे को सबसे पहले आपको क्लियर करना है ताकि वो क्राई कर सके और अच्छे से सांस ले सके। ठीक है, रेस्पिरेशन उसमें जो है हो सके। रेस्पिरेशन है तो सब कुछ है। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाइट इन सैचुरेटेड फैट कैन बी लिंक्ड टू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है कि एक डाइट जो कि सैचुरेटेड फैट जिसमें ज़्यादा है वो क्या कर सकती है? किडनी फेलियर कर सकती है, कार्डियक का हार्ट डिजीज करेगी, एनोरेक्सिया करेगी, बुलिमिया करेगी। ठीक है, ये दोनों जो है आपकी ईटिंग डिसऑर्डर है। किडनी फेल नहीं करेगी, कार्डियक का हार्ट में जो है डिजीज पैदा कर सकती है, क्योंकि ये जो है जितनी भी सैचुरेटेड फैट होती है आपके जो ब्लड वेसल में जमने का कारण वहाँ पर जो है एक प्रकार का थ्रोम्बस बन सकता है, जिसके कारण हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है एक प्रकार की सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक है, उसकी खोज किसने की थी? ठीक है, हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, जिसको अपन किसके द्वारा खोज की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, वॉक्समैन या नन ऑफ द अबव। एडवर्ड जेनर ने जो है आपके चेचक यानी चिकन पॉक्स के टीके की जो है खोज करी थी सबसे पहले, चिकन पॉक्स के टीके की एडवर्ड जेनर को। लेकिन यहाँ पर जो है एंटीबायोटिक की जब भी बात आएगी तो सबसे पहले एंटीबायोटिक जो खोजी गई थी वो थी पेनिसिलिन, और खोज की थी आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ए इज करेक्ट आंसर। आई होप कि समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो कि आज के दिन का, आज की क्लास का अपन लास्ट क्वेश्चन करने वाला है, क्योंकि जो है 1 घंटे की क्लास हो चुकी है और अब ज़्यादा जो है नेक्स्ट कल के पार्ट में इसका सेकंड पार्ट लाएंगे, जो कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ हॉस्पिटल सिस्टम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सा इंडिकेटर जो है वो हॉस्पिटल सिस्टम का इंडिकेटर नहीं है? पेशेंट सेटिस्फिकेशन, पब्लिक रिलेशनशिप, मशीनरी या क्वालिटी ऑफ केयर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पेशेंट सेटिस्फिकेशन होना जरूरी है। पेशेंट कितना सेटिस्फाई किया आपने, पेशेंट जो है केयर से कितना सेटिस्फाई है, कितना संतुष्ट है, तो ये तो जरूरी है। पब्लिक रिलेशन क्या है, आपके नर्स के क्या है, हॉस्पिटल के क्या है, हॉस्पिटल स्टाफ के क्या है, डॉक्टर के क्या है, ये भी जरूरी है। क्वालिटी ऑफ केयर, जी हाँ, क्वालिटी ऑफ केयर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है। लेकिन मशीनरी का पेशेंट के लिए कोई महत्व नहीं है। ठीक है, कोई छोटे बीमारी का पेशेंट आता है उसको मशीनरी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो है हॉस्पिटल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर जो है मशीनरी जो इंडिकेटर है वो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं रहता है। बाकी सारी चीज़ें पेशेंट सेटिस्फिकेशन है, क्वालिटी केयर है, और इसके साथ साथ जो है आपके पब्लिक का जो है रिलेशनशिप है वो कैसा रहता है वो जरूरी होता है। ठीक है, तो आज जो है अपन आधा पेपर मतलब 50% 50 क्वेश्चन देख लिए। कितने आपके राइट हुए वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कैसा लगा आपका पेपर सॉल्यूशन वो भी हमें जरूर बताना। और रेस्ट रिमेनिंग पार्ट जो है वो कल आ जाएगा आपके। ठीक है, हम बता देंगे टाइमिंग आपको टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेज में ही देखने को मिलेगी। वहाँ पर हम बता दे रहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पर जाएँ, पीजे लक्ष्य क्लासेज सर्च करके ज्वाइन करें। 50 क्वेश्चन आज अपन ने कर लिए, अच्छे से क्वेश्चन थे। आगे भी जो है नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कल होंगे। लेकिन यदि आप जो है फाइट करना चाहते हैं आरआरबी या DSSB, तो आप जो है पीजे क्वेश्चन बैंक, ठीक है, पीजे क्वेश्चन बैंक जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 MCQs है जो कि आपके एग्जाम में आने लायक है। और मैं ऐसे ही नहीं फेंक रहा हूँ। ठीक है, ESIC में आपके जो है 54 क्वेश्चन हमारे पीजे क्वेश्चन बैंक से आए थे। ठीक है, मतलब एक
1000 MCQs की सीरीज जो मात्र 299 रुपये की, जिसमें 54 क्वेश्चन आ गए, मतलब 54 जिसने सही किए वो सिलेक्शन सीधा। और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स थे, तो 1500 लोगों ने लिया था, उनमें से बहुत सारे लोग थे जिनका सिलेक्शन भी हुआ था मात्र 299 रुपये में। इसके साथ साथ पीजे मॉडल पेपर जो कि हमने बना दिए हैं 900, जिसमें MCQs रहेंगे आपके 900 MCQs रहेंगे, जहाँ पर उसकी प्राइस 149 रुपये। और इसके साथ साथ RRB के ओल्ड पेपर, इन्हें प्रीवियस ईयर के पेपर जो अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं, इस प्रकार के 5 पेपर आपको मिल जाएगी, जिसमें 500 MCQs रहेंगी, जिसकी प्राइस मात्र 100 रुपये है। तो इन टोटल मिलाकर 548 रहती है, लेकिन हमने जो है इसको डिस्काउंट करके 449 रुपये आप सब लोगों के लिए कर दी है, 449 रुपये, ठीक है, 449। लेकिन इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रहा है 14 से 16 तक, आज रात 12 बजे तक यदि आप खरीदते हैं तो उसको आपको जो है 274 में, मतलब आधी रेट में मिलेगी, 548 की जगह 274 में मिल जाएगी, मतलब 50% डिस्काउंट चल रहा है 274 में। लेकिन आप सब लोगों को डाउट होगा कैसे खरीदना है, तो इसको आपको जो है व्हाट्सएप के रूप PDF के रूप में मिलेगी। आपको बस कुछ करना नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज कर देना मेरे को, हाथों हाथ मेरी टीम आपको जो है 96, मैं आपको नंबर बता देता हूँ, इस नंबर पर आपको जो है व्हाट्सएप मैसेज करना है 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना, ओनली व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। जो भी कॉल करके उसको सीधा ब्लॉक कर दीजिएगा मेरी टीम के द्वारा, क्योंकि ये जो स्टडी मटेरियल के लिए है, कोई क्वारी वगैरह यहाँ पर नहीं बताइए। क्वारी जो होगी वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये मेरी टीम के पास नंबर रहते हैं जो कि इस ऑफिशियल यूज़ के लिए है, स्टडी मटेरियल आपको हाथों हाथ दे देंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इस नंबर का और हाथों हाथ जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करो, आपको हाथों हाथ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे और अच्छे से पढ़ोगे। सिलेक्शन श्योर है इस बार RRB पार, क्योंकि 2019 के बाद अभी भर्ती आई है, तो आपको जो है मोटिवेटेड रहना है और हमेशा जो है क्लास में हमारे साथ जुड़ना है। और भी ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज पीजे अलग से क्लास से हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल पीजे नर्सिंग हब, जहाँ पर नॉन नर्सिंग की क्लासेज आपके लिए लेकर आने की हमारी पूरी जो है कोशिश है। पीजे नर्सिंग हब के नाम से जो है हमारा दूसरा चैनल है, जहाँ पर नॉन नर्सिंग की क्लासेज आपकी हो सकती है RRB की, तो जो है आप जो कि फ्री रहेगी, ठीक है। नॉन नर्सिंग की क्लासेज जो भी पीजे क्वेश्चन बैंक वगैरह ले लेगा उनके लिए यदि आई तो वहाँ पर फ्री रहेगी। पीजे नर्सिंग हब के नाम से जो है हमारे दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, पीजे नर्सिंग हब, ठीक है। तो गाइस कैसे लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अगली क्लास में। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। कल की क्लास का वेट कीजिएगा। थैंक यू।